हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 6th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करने वाले हैं। जो चैप्टर है हमारा हमारा देश भारत, मतलब आज हम लोग भारत के फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, क्योंकि अगर आप भारत के पड़ोसी देश भारत के बारे में पूरी तरीके से जानते हैं तो आप 2 क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में देकर के आएंगे आसानी से, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को, जो कि इम्पोर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन और साथ में सोर्स ऑफ इनकम का एक बहुत बड़ा साधन बन करके आता है। तो चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 7 को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपने प्यारे भारत के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले तो भारत के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो भारत एक विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अगर आप दक्षिण की तरफ जाते हैं तो आपको एक अलग कल्चर दिखाई देता है, अगर आप पूर्व की तरफ आते हैं तो आपको एक अलग कल्चर दिखाई देता है। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा विभिन्नता भरा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे हम पृथ्वी के ऊपर जिस जगह पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे अगर हर एक जगह को हम लोग इंडिकेट करेंगे तो विभिन्नताएं भरी हुई है। लेकिन केवल एक देश में जितनी विभिन्नताएं हमारे इंडिया में भरी हुई है, उतना और किसी देशों में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हमारा संविधान कुछ उस तरीके का है, हमारा कल्चर कुछ उस तरीके का है। और अगर हम देखें तो हमारा भौतिक स्वरूप कुछ इस तरीके का है कि हम लोग विभिन्न तरीके से अपने लाइफ को जीने के बाद भी एक चेन में बंधे हुए हैं, और यही अपने भारत की एक सबसे बड़ी विशेषता है। और अगर हम लोग आए अपने चैप्टर के ऊपर, तो ये चैप्टर हम लोगों को ये बताने की कोशिश करेगी कि हम लोग किस तरीके से स्टेबल हो पाए हैं। हमारा एक भौतिक स्वरूप जो है इस पृथ्वी पर, वो कहाँ पे है, और एक मैप पे अगर हम अपने आप को दर्शाना चाहेंगे तो किस तरीके से दर्शाएंगे। ये चैप्टर हमें यही बताना चाहता है। तो चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग टू अपने चैप्टर। तो पहले देखते हैं हम लोग कि भारत में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से अगर देखा जाए तो इंडिया उत्तर की तरफ से, अगर पूरे भारत की बात कर रहे हैं आप, तो ये इसका जो ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। तो उत्तर का जो अपना भाग है, ये पूरी तरीके से हिमालय के शिखरों से घिरा हुआ है। और ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दूसरे तरफ से उत्तर से आने वाले जो ठंडी हवाएं होती है उससे हमको रोक करके रखती है, और कड़ाके की ठंड से हमको बचा के रखती है। तो उत्तर में हिमालय का ये बहुत बड़ा रहना जो है हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बाकी पश्चिम की अगर बात करेंगे कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अरब सागर दिखाई देगा इस तरीके से। अगर हम लोग पूरब की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई देगी। और अगर हम लोग दक्षिण में आएंगे तो एकदम बिल्कुल दक्षिण में यहाँ पे हिंद महासागर आपको दिखाई देने वाला है। तो कुछ इस तरीके का स्वरूप है इंडिया का। और हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराता है। अगर प्रायद्वीप की बात करें, प्रायद्वीप किसको कहा जाता है, सिंपल एग्जाम में तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रायद्वीप के बारे में सही है। तो अगर आपको केवल और केवल एक डिफिनीशन आता होगा कि प्रायद्वीप किसको कहा जाता है, तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अगर मॉडरेट करके आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा देश एक प्रायद्वीपीय देश है, ठीक है, तो भी आप अगर प्रायद्वीप का डिफिनीशन जानते हैं तो इसका आंसर सही दे सकते हैं। तो प्रायद्वीप उसको बोला जाता है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। तो भारत बिल्कुल 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर से, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से। तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर भारत के क्षेत्रफल की हम लोग बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का है। अब अगर उत्तर में हम लोग जम्मू एंड कश्मीर J&K से बात करें, और दक्षिण में अगर हम लोग कन्याकुमारी तक आएंगे,
तो इसकी जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर की है, 3200 किलोमीटर की। लेकिन जब हम पूरब से पश्चिम की तरफ आएंगे तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में कच्छ का जो भाग है वहां तक जब आप आइएगा तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी लंबाई ज्यादा है और पूरब से पश्चिम की तरफ इसकी लंबाई कम है। मतलब 29 के बाद 30, 31, 32, यहाँ पर जो है 3000 किलोमीटर की जो अंतर है, ठीक है, 300 किलोमीटर की ये आपको दिखाई देगी। आगे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा और अगर डिस्कस करेंगे तो इंडिया की अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो जिस तरीके से भारत की आबादी बढ़ रही है ये चिंता की बात है। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात करें और फिर अगर पूरे रिपोर्ट की अगर जांच करें हम लोग इस पे, तो आपको ये दिखाई देगा कि भारत की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है। क्योंकि अगर हम लोग आबादी को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं पॉपुलेशन को, तो 60 वर्ष से ज्यादा के उम्र के जो लोग होंगे उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। और एक तरीके से देखिए तो अर्थव्यवस्था में जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं उनको अगर देखिएगा तो सरकार के तौर पे, मानवाधिकार के तौर पे सारे जगहों पर एक स्थिर व्यक्ति के रूप में गिना जाता है, वो किसी काम के लायक नहीं होते हैं। अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करें, बाकी पारिवारिक तौर पे अगर आप 100 और 600 वर्ष के भी हो जाइएगा फिर भी आप एक मेंबर ही होइएगा, लेकिन अर्थव्यवस्था के हिसाब से वो किसी काम के नहीं होते हैं। तो अगर हम लोग पॉपुलेशन को एकदम कंट्रोल कर देते हैं, हम तो हमारे एक पे अगर आते हैं तो ये 60 वर्ष के उम्र के बच्चों उम्र के लोगों का जो जनसंख्या है वो बढ़ेगा और ये इकोनॉमी पे एक अलग प्रेशर बन कर के आएगा। इसलिए 2 की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये 2 की पॉलिसी हर एक लोगों के लिए हो तब जाकर के बहुत अच्छी है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट टू रिलीजन में के कारण ये पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो पाता है, ये बहुत बड़ा रीजन है इसका। बाकी अगर हम लोग 2011 के सेंसस को देखेंगे, जनसंख्या जो इसका अगर पूरी तरीके से अगर बात करें 2011 के जनगणना की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें यह चीज तो क्लियर होकर के आ गया हुआ है कि 120 करोड़ से ज्यादा आबादी है इंडिया की। अभी अप्रोक्स 130 करोड़ का बात आता है यहाँ पे, ठीक है, 2011 की। लेकिन जनगणना से अगर बात करेंगे तो ये 120 करोड़ से अधिक की है, यहाँ तक क्लियर है। और विश्व में ये चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है भारत, यहाँ तक क्लियर है, ये सारे लोग जानते हैं। बाकी अगर हम लोग देखेंगे तो भारत की स्थिति किस तरीके की है ये डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर इस चीज को आप डिस्कस करते हैं और इस चीज को अगर आप कवर कर ले रहे हैं तो आप समझिए कि कुछ बेसिक बातें कवर कर ले रहे हैं। और अगर आप एग्जैक्टली ये चीज देखिएगा तो प्रॉब्लम कहाँ आते हैं, अगर आपके 6th क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक के आपके जो भी बेसिक क्लासेस है अगर आपने उसको कवर किया है तो कंपटीशन में जीएस पढ़ना या फिर यूपीएससी का एग्जाम देना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके बेसिक जो है वो कवर हो चुकी है। बाकी एजुकेशन पॉलिसी कुछ अलग तरीके की बातों के कारण ये पूरे भारत में संभव नहीं हो पाता है, लेकिन आज इस चैनल के थ्रू आप इसको कवर कर रहे हैं तो बस आज से ही समझिए कि आप इसको पूरी तरीके से पढ़ रहे हो। बाकी अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि अगर पूरी पृथ्वी को आप इस तरीके से मानते हैं तो इसको आप विषुवत रेखा मानते हैं 0 डिग्री को, यहाँ पे आप मानते हैं कर्क रेखा, यहाँ पे मानते हैं मकर रेखा जो 23.5 डिग्री की बात करता है, ये भी 23.5 डिग्री की बात करता है। तो इंडिया जो अपना प्यारा भारत है ना वो यहाँ पे स्थित है इस तरीके से, ठीक है, वो इस तरीके से स्थित है। इस तरीके की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे इंडिया स्थित है। तो इंडिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। मैप पे आप इसको बहुत आसानी से वर्ल्ड मैप पे देख पाइएगा कि यहाँ पे इंडिया स्थित है, ये वाला पोर्शन जो है वो उत्तरी ध्रुव का है। क्लियर यहाँ तक। तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो यहाँ पे मध्य भाग से इंडिया के गुजरती है जो 23 डिग्री 30 मिनट के पास होती है। और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और पृथ्वी पश्चिम से लेकर के पूरब तक
भारत का विस्तार 67 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। अब इसको जब आप कवर कीजिएगा तो इसके लिए आपको एक वर्ल्ड मैप की जरूरत होगी। जब तक आप वर्ल्ड मैप को नहीं पढ़िएगा, नहीं देखिएगा, तब तक ये जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं, ये आप नहीं समझ पाइएगा। और यहाँ पर एक्चुअली में मैप भी नहीं है मेरे सामने में इस बुक में जिससे हम आपको कवर करवा पाए, लेकिन आपके लिए जो वर्ल्ड मैप है वो बहुत आसानी से इंटरनेट पर अवेलेबल है। इस पोर्शन को आप जरूर वहां से कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके ये क्वेश्चन जो आते हैं, कर्क रेखा भारत में कहाँ से होकर के गुजरती है, किस अक्षांश से होकर के गुजरती है, ये चीज आपके कवर हो जाएंगे। बाकी अगर इससे थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो सही बात है कि आप ये चीज अगर समझ गए होंगे कि कर्क रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है, उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूरब से लेकर के पश्चिम तक की दूरी कितनी है, 2900-3200 की जो बात आती है यहाँ पे, तो उसमें अगर देखिएगा तो 1 डिग्री अगर देशांतर के ऊपर जाते हैं तो 4 मिनट का अंतर हो जाता है। ठीक है, 1 डिग्री अगर जाते हैं तो 4 मिनट का अंतर दिखाई देता है आपको। यहाँ तक तो सारे पिछले क्लास में ही आप लोगों ने पढ़ लिया था। अब अगर पश्चिम में गुजरात का पार्ट अगर ले ले आप, यहाँ से पश्चिम में ये पोर्शन गुजरात का आपका आता है, और पूरब में अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात ले ले तो यहाँ पर अगर सूर्योदय होता है, यहाँ पर अगर 5 बजे तो यहाँ पे सूर्योदय 7 बजे होगा। क्लियर है? क्योंकि पूरब से लेकर के पश्चिम तक में सूर्योदय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, और भारत का जो स्थानीय समय होता है वो 82.82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को माना जाता है। यहाँ तक बहुत क्लियर है, पहले भी हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, अब भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो ये बातें जब बार बार रिकॉल करेंगे हम लोग तो ये बातें हमारे दिमाग में आएंगी और फिर हम एग्जाम में इस चीज को गलत करके नहीं आएंगे। ये क्लियर हो जाएगा। भारत की अगर पड़ोसी देश की बात करें आप लोग तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पड़ोसी देश में एक अगर देखें तो पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के लिए वर्ड ही नहीं है, क्योंकि ये इंडिया के द्वारा पैदा किया गया हुआ एक देश है जो अपने बाप के साथ गद्दारी करता है। तो इस देश ये हमारी सबसे बड़ी समझिए तो दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, और इसके लिए जो भी गालियां आप दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, क्योंकि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और डिफेंस के तरफ से एक बंदा अगर मरता है तो बिल्कुल जो भी डिफेंस का तैयारी कर रहा हो लड़का होता है वो शायद उतनी गाली देता है जितना उसको आता है। तो इसलिए आप पाकिस्तान के लिए गाली दे सकते हैं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत दुर्भाग्य से ये हमारा पड़ोसी देश है और कुछ बेईमान भारतीय नेताओं के कारण ये हमारा पड़ोसी देश है। बाकी की बातें हम लोग यहाँ पे और करके देखते हैं कि भारत में अगर आप देखिएगा तो ये उत्तर का जो पोर्शन होता है ये पाकिस्तान, उत्तर का जो पोर्शन होता है ये आपका चीन और नेपाल से आकर के मिलता है। बाकी पश्चिम में अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात आ जाती है। यहाँ पे पूरब में बांग्लादेश है, भूटान है, और अगर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो दक्षिण में ये हमारा श्रीलंका है और यहाँ पे आपको मालदीव दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो है हमारे ये भी जो देश है ना, ये दक्षिण की तरफ में ये मालदीव और श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश ही गिने जाते हैं। ठीक है, और श्रीलंका जो है वो भारत से पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ था जिसका आंसर आपको मिल गया। और भारत की जो राजनीतिक विभाजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो रिसेंटली अभी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, मतलब जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटा और 35A हटा। इसके बाद इंडिया में राज्यों की संख्या जो हो गई हुई है वो 28 हो गई हुई है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई हुई है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसके राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन की बात करेंगे तो कुछ नदियां आपको सामने दे दी गई हुई है, और इस नदी को आप अगर कवर कर लेते हैं तो आपको 70% क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं वहां से, जब क्वेश्चन आपके नदी से होकर के आते हैं या फिर सहायक नदी के लिए होकर के आती है। इसलिए आप या तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको कवर कर सकते हैं अपने बुक से, या फिर आपको जो भी नेक्स्ट चैप्टर जो होगा नेक्स्ट क्लास का 7th क्लास का, उसमें इसको बहुत क्लियर तरीके से डिफाइन किया गया हुआ। तो इंतजार कीजिए, क्योंकि 6th क्लास के एनसीईआरटी को हम लोगों ने कवर ही कर लिया है, अब केवल 7th क्लास का बचा हुआ है, उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर यहाँ पे आप लोग आइएगा
तो 2 जून 2014 को तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया हुआ था। जब क्वेश्चन अगर इंडिया से आएगा कि तेलंगाना को कैवा राज्य बनाया गया हुआ था, तो 29वां राज्य बनाया गया हुआ था। और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के पहले किया गया हुआ था। उस वक्त हमारे पास 29वां राज्य था, तेलंगाना बना हुआ था 2 जून 2014 को। तो क्वेश्चन 29वें राज्य से ही होकर के आएगा। अब अगर 28 हो गया हुआ है राज्यों की संख्या, तो आप ये नहीं बोलिएगा कि 28वां राज्य बना हुआ था। 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना हुआ था, और क्वेश्चन अगर आएगा तो हम 29वें राज्य के रूप में ही आंसर देंगे। और भारत, दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। यहाँ तक क्लियर है बात, ये सारे लोग जानते हैं। तो बेसिक बातें हैं जो 6th क्लास के बच्चे जान रहे हैं। जलोढ़ निक्षेप किसको कहा जाता है, ये जानना जरूरी है। तो ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेप कर दी जाती है। और सहायक नदी एक नदी या सरिता होती है जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर के मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। इसको हम लोग बोलते हैं सहायक नदी। अब अगर आपको सहायक नदी के बारे में जरा सा बताया जाए, तो यहाँ पे गंगा हो गया, और यहाँ पे अगर गंगा है तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक नदी आप ऐसे ले लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले लीजिए ना नर्मदा नदी। और ये अगर चंबल नदी की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर आकर के अपनी जो है वो जल को यहाँ से आकर के छोड़ दे रही है। ये तो सतपुड़ा श्रेणी यहाँ पर है, नर्मदा नदी है, तो इसकी सहायक नदी चंबल नदी हो जाएगी। क्लियर है। यमुना नदी आकर के भी गंगा नदी से मिल रही है, सहायक नदी है। और यहाँ पे आकर के एक नदी फिर से मिल रही है, जिस नदी का नाम यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया हुआ, लेकिन है तो गंगा ही। तो इस तरीके से बाकी अगर चेनाब, झेलम वगैरह की बात करें तो ये सब सिंधु नदी में अपना जल ला करके छोड़ रही है, तो ये सहायक नदी हो जाएगी इसकी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सहायक नदी की बात इसमें आपकी कर दी गई हुई है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़े राज्य की बात करें भारत में, तो वो राजस्थान है, और सबसे छोटे राज्य की अगर बात करें तो वो गोवा है। यहाँ तक क्लियर है। अब भारत का अगर भौतिक विभाजन देखिएगा आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले, भौतिक विभाजन से पहले हम लोग एक बहुत बेसिक बात को देखते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। डेल्टा किसको बोला जाता है, तो नदी आकर के अपने मुहाने पर जब निक्षेपित पदार्थ को छोड़ती है, तो इसी जगह पर डेल्टा का निर्माण होता है। और सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ी डेल्टा है, और ये जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाई गई हुई है। यहाँ तक क्लियर है। जो नदी के मुहाने पर बनता है, और जहाँ नदी समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। ये पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया है कि नदी जहाँ पे आकर के खत्म होगी, समुद्र में जाकर के जहाँ पे मिलती है, इस जगह पे डेल्टा का निर्माण होता है। और इसके बाद का जो क्षेत्र होता है इसे नदी का मुहाना बोलते हैं, जो समुद्र में जहाँ से जाकर के पानी मिल जाती है। क्लियर है ये बातें। अब आते हैं हम लोग जरा सा भौतिक विभाजन के ऊपर। भौतिक विभाजन के ऊपर जब हम लोग आएंगे, तो हिमजोड़ आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। क्लियर है। और भारत की अगर बात करें, तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की है। यहाँ पे कहीं पे आपको पर्वत दिखाई देंगे, कहीं पे आपको छोटा नागपुर की पठार दिखाई देगी, कहीं पे मैदान दिखाई देगी गंगा की, कहीं पे द्वीप समूह दिखाई देगी, चाहे वो लक्षद्वीप हो, ठीक है, अंडमान निकोबार समूह हो, इस तरीके की बात आती है यहाँ में। तो हिमालय का मतलब होता है हिमजोड़ आलय, मतलब बर्फ का घर। तो हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी को बृहत हिमालय कहा जाता है, या फिर हिमाद्री बोला जाता है। और हिमालय जो ये वाला पोर्शन है आपका, तो सबसे उत्तर वाला भाग जो होगा ये हिमाद्री होगा। मध्य वाला पोर्शन जो आएगा, इसको हम लोग मध्य हिमालय या हिमाचल बोलेंगे, यहीं से हिमाचल प्रदेश का नाम पड़ा हुआ है। और शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित होता है, जो सबसे लास्ट यहाँ पे आएगा वो सबसे दक्षिण होगा। और इस हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित होता है। यहाँ तक तो बातें क्लियर है। अब अगर हम लोग देखेंगे, तो ये मैदान जो होती है वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से बनती है। मैदान किसको बोला जाता है, तो जो सतह है पृथ्वी की, उससे थोड़ी सी ऊपर उठी हुई भाग जो होती है, जो 200 मीटर से कम की होती है, इसको हम लोग मैदान बोलते हैं। और ये भाग जो है ये किससे बनाया जाता है, तो ये सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए सहायक नदियों के जलोढ़ से बनाया जाता है, जो बहुत उपजाऊ होते हैं। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी जो होता है वो बहुत सस्ता होता है।
पश्चिम, अगर भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है जो पश्चिम का भाग है वहां पे, और शुष्क गर्म एवं रेतीले स्थान यहाँ पे पाए जाते हैं। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार पाए जाते हैं जिनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। ये बेसिक बातें हैं जो आपको आसानी से देखने को मिलेंगी। अब अगर विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें, श्रृंखला की, तो विंध्य एवं सतपुड़ा की है। ठीक है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। ये बातें आ जाती हैं हमारी इंपॉर्टेंट जरा सा। और इसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे तो पश्चिमी घाट भारत के पश्चिम तथा पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट मैदान पर स्थित है। पश्चिमी घाट मैदान काफी संकरे हैं और पूर्वी तटीय मैदान जो है ये आपके जो है वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा चौड़ा है। और महानदी गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ये इनसे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कि महानदी गंगा या फिर गोदावरी, कृष्णा या कावेरी कहाँ पे जाकर के मिलती है, कहाँ पे गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ये बेसिक बातें हैं जो हम लोगों को जाननी है। और जो आज ट्रेंडिंग में रहने वाला टॉपिक होता है, जहां से क्वेश्चन आते हैं प्रवाल से, प्रवाल भित्ति किसको बोला जाता है। जहां भी जाइएगा इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, प्रवाल भित्ति को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, इसके क्या फायदे हैं, क्या घटे हैं। ये चीज यहाँ आपको 6th क्लास के बुक में मिल गया। तो अगर बेसिक चीजें आप जान रहे हैं तो शायद आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए एग्जाम को क्रैक कर। प्रवाल जो होते हैं वो छोटे छोटे समुद्र जंतुओं के कंकाल होते हैं। आप अगर गांव से बिलोंग कर रहे होते हैं तो वहां पे केकड़ा देखते होइएगा, वहां पे छोटे छोटे शंख दिखाई देते होंगे आपको, उनके कंकाल होते हैं जिसे फॉलिप कहा जाता है। तो जीवित फॉलिप मरते हैं और उनके कंकाल बच जाते हैं। तो फॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती जाती है जो एक ऊंचा जो है टीले तरीके का निर्माण कर देते हैं। इन्हीं को हम लोग प्रवाल बोलते हैं और इनसे बने हुए द्वीप को हम लोग प्रवाल द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने के सुंदरवन डेल्टा बनते हैं जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की। यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। एक लास्ट जो द्वीप की बात आती है तो भारत में 2 द्वीप समूह है। पहला लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं। और एक तो आता है कि निम्न में से कौन सा प्रवाल द्वीप है, तो लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल द्वीप है, ये प्रवाल द्वीप है। और दूसरा जो अंडमान निकोबार है ये भारत के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पे प्रवाल आपको नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो दक्षिण में स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी में है। और लक्षद्वीप जो है वो आपके अरब सागर में है। तो 2 बातें यहाँ से क्लियर हो जाती है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप कवर कर लीजिएगा। तो ये था आज के टॉपिक के लिए। हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 7 को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अपना भारत, हमारा देश भारत जो चैप्टर था ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोगों को भारत के फिजियोग्राफी के बारे में बहुत चीज पता चला। तो ये था आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के साथ। तो आज के लिए इतना ही था, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन के साथ साथ हमारे सोर्स ऑफ इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।